हेलो दोस्तों, आज हम हॉलीवुड की एक बहुत ही ज़बरदस्त मूवी देखने वाले हैं जिसका नाम है द होस्ट। मूवी की शुरुआत में हम एक आर्मी बेस में एक शवगृह को देखते हैं। यहाँ पर एक वैज्ञानिक था जो अपने असिस्टेंट को कुछ रसायन की बोतलें देता है और कहता है कि इन सभी बोतलों को नदी में डाल दो। इस पर असिस्टेंट कहता है कि अगर हम इस खतरनाक केमिकल को समुद्र में डाल देंगे तो यह समुद्री जानवरों के लिए खतरनाक होगा, क्योंकि यह एक खतरनाक रसायन था। यह उन जानवरों को नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन वह वैज्ञानिक अपने असिस्टेंट की बात को नहीं सुनता और उसकी सारी बातों को नज़रअंदाज कर देता है। वह रसायन की सभी बोतलें खाली करने का आदेश दे देता है, जिससे वह सहायक रसायन की लगभग 200 बोतलें नदी में फेंक देता है। इसके बाद हमें 2 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर हमें 2 मछुआरे दिखाए गए हैं। ये मछलियाँ पकड़ रहे थे, तभी उन्हें नदी में एक अजीब जीव दिखाई देता है। वह जीव के कई सारे पैर थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसा जीव है। वह बहुत छोटा जीव था लेकिन बहुत ही तेज था। वह जीव इनके हाथ से छूटकर फिर से पानी में चला जाता है। इसके बाद 4 साल बाद का सीन देखने को मिलता है। यहाँ हमें गैंगडू नाम का एक दुकानदार दिखाया गया है। गैंगडू सीधा और सरल था। वह बुद्धिमान नहीं था और वह अक्सर छोटी छोटी गलतियाँ करता रहता था। इसीलिए लगभग वह एक लापरवाह किस्म का आदमी था। गैंगडू की एक बेटी है जिसका नाम यूनसियो है। गैंगडू अपनी बेटी यूनसियो से बहुत प्यार करता है। वह उसकी देखभाल करता है। यूनसियो अपने पिता से एक नए सेल फोन की मांग करती है, इसीलिए वह अपनी बेटी के लिए नया मोबाइल खरीदने के लिए कुछ पैसे इकट्ठा करने लगता है। गैंगडू के पिता भी उसके साथ ही रहते हैं और वह भी यूनसियो की देखभाल करते हैं। गैंगडू की एक छोटी बहन है जो तीरंदाज में काफ़ी एक्सपर्ट है। गैंगडू अपनी बहन को अपनी बेटी यूनसियो के साथ लाइव टीवी पर देख रहा था, क्योंकि वह कंपटीशन में इस बार कुछ अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही थी। तभी गैंगडू के पिता वहां पर आते हैं। वह गैंगडू से ग्राहक को बियर देने के लिए कहते हैं और फिर गैंगडू अपने ग्राहकों को बियर देने जाता है। तभी उन्हें पुल पर एक मछली जैसा राक्षस दिखाई देता है। तो गैंगडू सहित वहां पर बहुत सारे लोग आते हैं और उस मॉन्स्टर पर बियर फेंकने लगते हैं। ऐसा करते हुए उन सबको बहुत मज़ा आ रहा था और इसके बाद वह मॉन्स्टर वहां से भाग जाता है। फिर कुछ देर बाद गैंगडू देखता है कि वह मॉन्स्टर पानी से बाहर आ गया है और वह लोगों पर हमला करते हुए उन्हें अपना शिकार बना रहा था और मारकर खा जा रहा था। यह देखकर गैंगडू डर जाता है और वह अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगता है। वह राक्षस एक आदमी को खाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गैंगडू एक भारी साइन बोर्ड उठाता है और उसे उसकी पूंछ पर दे मारता है, जिससे उस राक्षस की पूंछ से खून बहने लगता है। यह खून गैंगडू के चेहरे पर भी गिर जाता है। फिर वह राक्षस गैंगडू को अपना भयानक चेहरा दिखाता है। गैंगडू देखता है कि राक्षस उस आदमी को निगल रहा है। गैंगडू डर जाता है और वहां से भाग जाता है। फिर हम देखते हैं कि यूनसियो और उसके दादाजी अभी भी उसकी बहन का लाइव प्रदर्शन देख रहे थे। गैंगडू की बहन सेमीफाइनल में हार गई थी, जिससे यूनसियो परेशान हो जाती है और वह बाहर आ जाती है। तभी वहां पर गैंगडू वहां पहुंचकर यूनसियो का हाथ पकड़ता है और वहां से भागने लगता है, क्योंकि वह मॉन्स्टर उनका पीछा कर रहा था। यूनसियो वहां पर दौड़ते हुए एक जगह पर गिर जाती है, लेकिन गैंगडू यूनसियो का हाथ पकड़ा हुआ था और वह फिर से भागने लगते हैं। कुछ दूरी पर आने के बाद गैंगडू देखता है कि उसने किसी दूसरे बच्चे का हाथ पकड़ रखा है। इसी बीच वह राक्षस यूनसियो के पास आ जाता है और अपने साथ यूनसियो को नदी में उठा ले जाता है। यह देखकर गैंगडू चौंक जाता है। वह उसे एकटक देखे जा रहा था। तभी हम देखते हैं कि जिन लोगों ने उस राक्षस को पास से देखा था या फिर उस राक्षस के संपर्क में आए थे, उन्हें एक कमरे में बंद कर दिया गया है। इसके अलावा सेना और पुलिस ने पूरे इलाके को भी सील कर दिया था। वहीं हाल में उन लोगों की तस्वीरें लगाई गई थीं जिन्हें उस मॉन्स्टर ने मारकर खा लिया था। उन तस्वीरों में यूनसियो की तस्वीर भी थी। यह देखकर उसके पिता और दादा दुखी हो जाते हैं। वे बहुत वहां पर रोने लगते हैं। वहीं गैंगडू की बहन और उसका भाई भी आते हैं। गैंगडू का भाई वहां पर गैंगडू को पीटने लगता है, क्योंकि उसने यूनसियो का हाथ छोड़ दिया था।
तभी उस हाल में एक पीले रंग की मेडिकल किट पहनकर एक आदमी आता है। वह उनसे कहता है कि अगर कोई उस राक्षस के करीब आया हो या फिर उन्हें छुआ हो तो अपना हाथ उठाए, जिससे गैंगडू तुरंत अपना हाथ उठा देता है। वह बताता है कि उस राक्षस का खून मेरे चेहरे पर गिरा था। यह सुनते ही उस पीले कपड़े वाले आदमी के कुछ लोग गैंगडू को उठा ले जाते हैं। वह कहते हैं कि इसके अंदर भी वह वायरस होगा जो उस राक्षस में है, और फिर गैंगडू के परिवार को भी पकड़ लेते हैं। रात में गैंगडू के पास किसी का फोन आता है। जब वह फोन रिसीव करता है तो वह कॉल उसकी बेटी ह्यूनसियो का था। ह्यूनसियो अपने पिता गैंगडू से कहती है कि पापा मुझे बचा लो। गैंगडू ह्यूनसियो से पूछता है कि तुम इस समय कहाँ हो। ह्यूनसियो बताती है कि मैं एक पुल के नीचे नाले में हूँ, यहाँ पर मेरे अलावा बहुत सारे लोग हैं। यह सुनकर गैंगडू और उसका परिवार खुश हो जाते हैं क्योंकि ह्यूनसियो अभी भी जिंदा थी। अगले दिन वे सब इसके बारे में पुलिस को सूचना देते हैं, लेकिन पुलिस अधिकारी कहते हैं कि गैंगडू के शरीर में वायरस तेजी से फैल रहा है, इसीलिए यह उल्टी सीधी हरकतें करने लगा है। और ऐसा कहकर पुलिस अधिकारी उसका मदद करने से इनकार कर देते हैं। लेकिन गैंगडू के पिता का एक दोस्त पुलिस अधिकारी था और वे सब उसकी मदद से यहाँ से भागने में सफल हो जाते हैं। वे अपने साथ बंदूकें, हथियार और कुछ जरूरी सामान ले जाते हैं, लेकिन चेकिंग एरिया को पार करते हुए उन्हें एक अधिकारी रोक देता है क्योंकि उस ब्लॉक इलाके में जाने के लिए एक पहचान पत्र की ज़रूरत पड़ती थी। उस वक्त उनके पास कोई आईडी कार्ड नहीं था, लेकिन फिर गैंगडू के पिता ह्यूनसियो के लिए मोबाइल खरीदने के लिए जो पैसे इकट्ठे किए थे उन्हें उस अधिकारी को दे देते हैं और कहते हैं कि माफ़ करें, इस बार हमारे पास आईडी कार्ड नहीं है, आप इसे ले लीजिए और हमें अंदर जाने दीजिए। इसके बाद वे आगे बढ़ते हैं। तभी हम देखते हैं कि उस राक्षस ने पीली वेशभूषा वाले दो व्यक्तियों को पकड़ लिया है और उन्हें पकड़कर उस पुल के नीचे नाले में ले जाता है। वह उन्हें वहां पर इकट्ठा कर रहा था, जिससे अगर उसे भूख लगेगी तो वह एक एक करके उनको खाएगा। वह राक्षस ह्यूनसियो को भी यहीं ले आया है और यहीं पर एक आदमी की जेब से मोबाइल निकालकर ह्यूनसियो ने अपने पिता को फ़ोन किया था। इसके बाद शाम को उस पुल के नीचे हम दो लड़कों को देखते हैं। उनमें से छोटे लड़के का नाम सेजू था। ये दोनों भाई गैंगडू की दुकान से खाने का सामान चुराने के लिए आए थे। वे खाने का सामान चुरा लेते हैं क्योंकि वो गरीब थे, उनके पास कोई घर नहीं था, इसीलिए वे हमेशा खाना चुरा कर ही खाते थे। जब वे भोजन चुरा कर जा रहे थे तभी वह मॉन्स्टर उन पर हमला कर देता है और उनमें से बड़े भाई को मार डालता है और छोटे भाई सेजू को अपने साथ उठा ले जाता है। वह मॉन्स्टर सेजू को भी उस पुल के नीचे नाले में ले जाता है। जब वह राक्षस वहां से चला जाता है तो ह्यूनसियो वहां आती है और देखती है कि वह लड़का अभी जीवित है। ह्यूनसियो उसका नाम पूछती है तो वह बताता है कि मेरा नाम सेजू है। तभी हम देखते हैं कि गैंगडू और उसके परिवार के सदस्य उस दुकान पर आते हैं। यहाँ पर खाना वाना खाने के बाद वो लोग वहीं सो जाते हैं। वे लोग परेशान हो रहे थे क्योंकि उन्हें अभी तक ह्यूनसियो का कुछ भी पता नहीं चला था। अगली सुबह जब गैंगडू उठा तो उसने देखा कि राक्षस उसी दुकान के बाहर खड़ा था। यह देखकर गैंगडू के पिता उस राक्षस को गोलियों से मारने लगते हैं। वह राक्षस उनकी दुकान पर हमला कर देता है और उन्हें उठाकर पटक देता है। वे बाहर आते हैं तो उस राक्षस पर गोलीबारी शुरू कर देते हैं। राक्षस अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगता है। वे उस राक्षस पर इतनी गोलियां बरसा रहे थे कि वे भूल जाते हैं कि उनकी बंदूक खाली होने वाली है। वह राक्षस पानी में चला जाता है। तभी फायरिंग की आवाज़ सुनकर पुलिस वाले भी इधर आने लगते हैं। वे नदी के दूसरी ओर जाते हैं जहां उन्हें राक्षस दिखाई दे रहा था। गैंगडू के पिता ने उससे अपनी बंदूक ले ली। उसकी बंदूक में अब एक ही गोली बची थी। गैंगडू अपने पिता से कहता है कि इसमें अभी एक गोली बची हुई है। तभी गैंगडू के पिता उन्हें वहां से भागने के लिए कहते हैं। इसी बीच वह राक्षस गैंगडू के पिता के पास आ जाता है, जिससे गैंगडू के पिता उस राक्षस पर बंदूक तान देते हैं और वह ट्रिगर दबाते हैं, लेकिन वह देखते हैं कि बंदूक में तो एक भी गोली नहीं थी। तब गैंगडू को एहसास होता है कि बंदूक में गोलियां खत्म हो गई हैं, इसमें एक भी गोली नहीं है। वह राक्षस गैंगडू के पिता पर हमला कर देता है और उन्हें मारकर
पुनः नदी में भाग जाता है। गेंगडू अपने पिता के पास आता है और देखता है कि उनके पिता मर चुके थे। अपने पिता को खोने के बाद गेंगडू काफी दुखी हो गया था। वह वहां पर जोर जोर से रो रहा था। तभी वहां पुलिस आ जाती है और गेंगडू अपने भाई और बहन को वहां से भागने के लिए कहता है। गेंगडू अपने पिता को अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहता था, इसीलिए उसने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। पुलिस गेंगडू को पकड़ लेती है और अपने साथ ले जाती है। गेंगडू का भाई अपने एक दोस्त से यूनसो की कॉल ट्रेस करके उसकी लोकेशन पता लगाने के लिए कहता है। वह कॉल ट्रैक करते समय गेंगडू के भाई की मदद करता है। यहाँ हमें पता चलता है कि कॉल ट्रैकर ने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर गेंगडू के भाई को फंसाने के लिए एक चाल चली है। दरअसल पुलिस ने गेंगडू के पूरे परिवार को पकड़ने के लिए इनाम की घोषणा की थी, क्योंकि वे सब उस राक्षस के संपर्क में आए थे। गेंगडू को तो पकड़ लिया गया है, लेकिन गेंगडू के भाई बहन को पकड़ने के लिए पुलिस ने अभी भी इनाम की घोषणा की थी। इसीलिए गेंगडू के भाई को पकड़ने के लिए उस कॉल ट्रैकर ने एक गेम खेला था। फिर वह कॉल ट्रैकर ऑफिस में आता है, जहां पर पुलिस और अस्पताल के अन्य कर्मचारी भी थे। वे गेंगडू के भाई को पकड़ना चाहते थे। इनाम पाने के लिए वह कॉल ट्रैकर गेंगडू के भाई को यहाँ पर बुलाता है। वे सभी बाहर आते हैं और उन्होंने गेंगडू के भाई को चारों तरफ से घेर लिया, लेकिन अब तक गेंगडू का भाई यूनसियो का लोकेशन ट्रेस कर चुका था और वहां पर शॉर्ट सर्किट करके वहां की लाइट ही बंद कर देता है और फिर वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डॉक्टर गेंगडू पर तरह तरह के एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और वो लोग उसे बहुत ही टॉर्चर कर रहे थे। यहाँ पर गेंगडू समझदारी से काम लेता है और डॉक्टरों के ऊपर हमला करके वहां से भाग जाता है। दूसरी तरफ यूनसियो अपने पिता के आने का इंतजार कर रही थी। वह सोचती है कि उसके पिता उसे बचाने जरूर आएंगे। थोड़ी ही देर में हम देखते हैं कि गेंगडू की बहन उस पुल के नीचे आ जाती है और वह अपने साथ अपना तीर कमान भी ली हुई थी। यह वही स्थान है जहां पर यूनसियो थी। वह राक्षस गेंगडू की बहन पर अचानक से हमला कर देता है, जिससे गेंगडू की बहन नीचे गिर जाती है और वह अपने तीर से उस राक्षस को मारने लगती है और वह राक्षस वहां से भाग जाता है। फिर हम यूनसियो और सेजू को देखते हैं, जो एक कपड़ों को जोड़कर एक रस्सी बना रहे थे और फिर वह उस रस्सी को ऊपर लोहे की जाली पर फेंकते हैं, लेकिन वह कपड़े की रस्सी छोटी पड़ जाती है और वो लोग वहां से नहीं निकल पाते। इसके बाद हम गेंगडू को भाई को देखते हैं, जो उस पुल के नीचे आ गया था और उसे वहां पर एक आदमी मिलता है। तब गेंगडू का भाई उस आदमी के साथ मिलकर एक पेट्रोल बम बनाने में सफल हो जाता है और फिर वो सब राक्षस की तरफ चल देते हैं। गेंगडू को भी यूनसियो की लोकेशन का पता चल चुका था, इसीलिए वह उस पुल के नीचे आ गया है। उस समय यूनसियो और वह बच्चा उस राक्षस के मुंह में थे। फिर हम देखते हैं कि कुछ लोग सड़क पर विरोध कर रहे थे कि डॉक्टरों ने गेंगडू पर इतना अत्याचार क्यों किया है। वह राक्षस उस भीड़ के पास आ जाता है। वे सभी अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगते हैं। गेंगडू और उसके भाई बहन भी वहां पहुंचते हैं, लेकिन वैज्ञानिकों ने उस राक्षस को मारने के लिए एक गैस बनाई हुई थी। वे गैस उस राक्षस के ऊपर डाल देते हैं, जिससे उस राक्षस वहां पर तड़पने लगता है और जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है। तब जाकर गेंगडू अपनी बेटी यूनसियो और उस बच्चा सेजू को उस राक्षस के मुंह से निकाल लेते हैं, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि यूनसियो मर चुकी थी, लेकिन वह छोटा बच्चा सेजू अभी भी जीवित था। वह राक्षस वहां पर अचानक से फिर से खड़ा हो जाता है और उन सब पर हमला कर देता है, लेकिन तभी वहां पर एक आदमी उस राक्षस के मुंह में पूरी पेट्रोल की बोतल ही खाली कर देता है और फिर गेंगडू की बहन उस राक्षस पर आग फेंकती है, जिससे वह राक्षस के मुंह में आग लग जाती है और वह जलने लगता है। वह राक्षस अपनी जान बचाने के लिए पानी की तरफ भागता है, लेकिन तभी उसके सामने गेंगडू आ जाता है और वह राक्षस के मुंह में एक लोहे की राड घुसा देता है, जिससे वह मॉन्स्टर वहीं पर मर जाता है। अब गेंगडू ने उस मॉन्स्टर को तो मार डाला था, लेकिन इस दौरान उसने अपने पिता और अपनी बेटी को खो दिया था
अब सेजू भी बेघर था और उसका भी इस दुनिया में कोई नहीं था, इसलिए वह गैंगडू के साथ ही रहने लगता है और गैंगडू भी उसे अपना बेटा बना लेता है। गैंगडू अब उस एक्सपेरिमेंट की वजह से काफ़ी बुद्धिमान और एक अच्छा इंसान बन गया था। वह अपनी दुकान भी अच्छे से चला रहा था। अब सेजू को वह अपने बेटे की तरह प्यार करता है और इसी के साथ ये मूवी ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, मूवी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हम एक नई वीडियो के साथ।